You have probably heard of stocks, mutual funds, and fixed deposits, but there's another category of investments that's gaining popularity: alternative investment funds or AIFs. These aren't your regular saving tools. They are meant for people looking to invest in unique opportunities like private companies, real estate, or hedge funds. So, what are AIFs? We will be discussing in this video today. Let's take an overview first. Firstly, we'll discuss what are AIFs, what are its types, who can invest in these kind of funds, and what are its benefits and limitations. So the question is, what are AIFs actually? AIFs की अगर बात की जाए तो ये कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से थोड़े अलग होते हैं. दिस इज अ ग्रोइंग एसेट क्लास इन इंडिया. इसकी बात की जाए तो ये प्राइवेटली पूल्ड फंड्स होते हैं. प्राइवेटली पूल्ड फंड्स यानी कि जैसे एक म्यूचुअल फंड के एग्जांपल से समझते हैं. जैसे म्यूचुअल फंड होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ आके पैसे को पूल करते हैं और वो पैसा जो है वो आगे जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है. हाउएवर AIFs इससे अलग होते हैं. AIFs में भी इन्वेस्टर्स का पैसा पूल किया जाता है. ये इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं या फॉरेन भी हो सकते हैं यानी कि, और इनका पैसा पूल किया जाता है और फिर इस पैसे को जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स में लगाया जाता है. ये जो एसेट्स होते हैं ये एसेट्स पब्लिक के लिए जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं. तो फिर ये पैसा लगता कहाँ पर है? मैं आपको बता दूं कि ये जो AIFs में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी मनी को पूल किया जाता है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है? ये वेंचर कैपिटल में, प्राइवेट इक्विटीज में, हेज फंड्स में, कमोडिटीज में लगाया जाता है, डेरिवेटिव्स में, रियल एस्टेट में ये पैसा लगाया जाता है. यानी कि कन्वेंशनल मेथड से ये थोड़ा सा हटके है. जहां पर कन्वेंशनली अगर हम देखें तो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या कैश में पैसा लगाया जाता है, ये थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर कैपिटल्स में, प्राइवेट इक्विटीज में पैसा जो है वो लगाया जाता है. इसे अभी डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में AIFs क्या होते हैं. यहाँ पर बात करें तो AIFs बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. साथ ही में AIFs में ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल होता है. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि हमने स्टॉक खरीदा, उसमें अप्रिसिएशन हुआ, हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और हमने एग्जिट ले लिया, या हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन का हम लोग वेट करते हैं. AIFs में क्या होता है कि अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे सिर्फ इस तरीके की जो है ना प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है. प्रॉफिट तो ऑफकोर्स बुक किया जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजीज अलग होती है. लेवरेजिंग हो गया आपका, हेजिंग हो गया, मार्जिन ट्रेडिंग हो गई. इस तरीके की अलग अलग टेक्निक्स का इन फंड्स में जो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इस्तेमाल किया जाता है. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स दोनों सिमिलर हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. सो AIFs की अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये कन्वेंशनल फंड से अलग होते हैं. इनका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड होता है? प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर कैपिटल्स में, हेज फंड्स में पैसा लगता है, कमोडिटीज में पैसा लगता है, रियल एस्टेट में पैसा लगता है. और इनकी अगर बात की जाए तो इनका रेगुलेशन कौन करता है? ऑफ कोर्स सेबी ही इनका रेगुलेशन करता है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड्स के लिए इंडिया में रेगुलेशन है उसके अंडर इनको रेगुलेट नहीं किया जाता है. इसके लिए अलग रेगुलेशन है, AIFs रेगुलेशन. तो 2012 इसलिए बिकॉज 2012 में ही AIFs को इंट्रोड्यूस किया गया था. तब से ही इंडिया में ये एक एसेट क्लास है. सो ओवरऑल आप आई होप समझ गए होंगे कि AIF क्या होता है. अब बात करते हैं कि सेबी ने 3 तरह के AIFs को क्लासिफाई किया हुआ है. सबसे पहला है कैटेगरी 1 AIFs. इस तरीके के जो AIFs होते हैं या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये अर्ली स्टेज वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सोशल वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली ऐसे सेक्टर्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि इकोनॉमिकली या सोशली जो है बेनिफिशियल हो. और क्योंकि इकोनॉमिकली या सोशली बेनिफिशियल होते हैं तो गवर्नमेंट भी इनके ऊपर इंसेंटिव देती है. इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इसके टाइप्स पर एक बार नजर डालते हैं. बात की जाए तो सबसे पहला है यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड. वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? बेसिकली इस तरह के फंड्स जो हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं वो बेसिकली ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनमें उनको लगता है कि आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है. जो प्रॉमिसिंग कंपनीज इन फंड्स को लगती हैं, ऐसे स्टार्टअप्स जो लगता है कि आगे जाके अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसे स्टार्टअप्स में जो है ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं. राइट, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं मैं बता दूं कि ये पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते हैं. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो AIFs होते हैं
ये ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जो कि जनरल पब्लिक जो एक्सेस नहीं कर सकती है। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं हो रहे हैं, ऐसी जगहों पे पैसा लगाया जाता है इन फंड्स में। इनको वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। ये बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप ऑफ जो है ना फंड्स होते हैं, राइट। और ये जो फंड्स हैं ये ऐसे स्टार्टअप से जो है कैपिटल रेज करते हैं। इसके बाद आ जाता है एंजल फंड्स। एंजल फंड्स की बात की जाए तो ये फंड्स रेज करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स से। एंजल इन्वेस्टर्स से यहाँ पर फंड रेज किया जाता है। आई होप आपने एंजल इन्वेस्टर्स पहले भी सुना हुआ होगा। तो ये बडिंग स्टार्टअप्स में जो है ना इस तरीके के फंड्स क्या गए हैं, ये भी बडिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनको एंजल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। ये अपने साथ साथ बिजनेस एक्सपर्टीज या बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज भी जो है अपने साथ साथ लेकर आते हैं। तो ये ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि VCF यानी वेंचर कैपिटल फंड्स में नहीं, जिनको फंडिंग मिलती है वो एंजल फंड्स में ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल जाती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि हर एंजल इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तय किया गया है वो 25 लाख रुपीज है बाय सेबी। इसके बाद आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ये जो फंड्स होते हैं ये इंफ्रा कंपनीज में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। इंफ्रा कंपनीज मान लो जो रोड्स बना रही हैं, जो ब्रिजेस बना रही हैं, जो कोई एनर्जी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो इस तरीके के टैंजिबल एसेट्स वाली जो कंपनीज होती हैं इनमें ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो फंड्स हैं ये काफी अच्छा जो है ना सेगमेंट उभरता हुआ निकल कर आ रहा है, एक अट्रैक्टिव सेगमेंट बन रहा है विद इन AIFs। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट फंड्स भी हैं जो कि एक अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन जो है इन्वेस्टर्स के लिए बन रहा है। उसके बाद आ जाता है सोशल वेंचर फंड्स। सोशल वेंचर फंड्स जो है इस तरीके के फंड्स कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होता है। मान लो कोई हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, तो इस तरीके से जो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होते हैं ऐसे बिजनेसेस में ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थे कैटेगरी 1 AIFs। आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आ रहा होगा कि AIFs जो है वो म्यूचुअल फंड या बाकी कन्वेंशनल मेथड से कैसे अलग है। कैटेगरी 1 हमने डिस्कस की तो आपको पता चला होगा कि हाँ यहाँ पर पैसा कहाँ पर लगाया जा रहा है। बिकॉज अगर आप इसे एज अ बिगिनर देख रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जा रहा है, जहाँ पर सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस की कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, स्टार्टअप्स में पैसे को लगाया जा रहा है। इसके बाद आ जाता है सेबी ने दूसरी कैटेगरी जो निकाली हुई है वो है कैटेगरी 2 AIFs। इस कैटेगरी में प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं या डेट फंड्स आते हैं। बेसिकली ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में नहीं आते हैं, तो ऐसे फंड्स कैटेगरी 2 AIFs में फॉल करते हैं। इसको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड की। प्राइवेट इक्विटी फंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये जो फंड्स हैं ये कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट कंपनीज में। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये क्या है, अनलिस्टेड होती हैं। तो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज में जो है ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें इन फंड्स को लगता है कि भाई बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इनको नजर आता है, राइट। तो क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कैपिटल रेस करने के लिए, तो इन फंड्स के थ्रू जो है अनलिस्टेड कंपनीज कैपिटल रेस करती हैं। और इस तरीके के जो फंड्स हैं ये ऐसी ही कंपनीज को ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल उनको अच्छा नजर आता है और अनलिस्टेड होती हैं, तो इसलिए ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स में आते हैं। अब ये देखिए कि ये जनरल पब्लिक के लिए तो एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर कोई जनरल रिटेल इन्वेस्टर है तो वो इनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद आ जाता है डेट फंड्स। डेट फंड्स की अगर बात करें तो डेट फंड्स जो है वो अनलिस्टेड कंपनीज के ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि डिबेंचर्स हो गए, आपके कोई तरह का बॉन्ड हो गया या कोई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो गया जो किसी कंपनी ने निकाला है। मैं यहाँ पर लेट्स से कंपनी ए है, राइट, कोई कंपनी ए है, ताकि और बेटर हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट्स से कोई कंपनी ए है, ये अनलिस्टेड है, राइट, लेकिन ये बहुत प्रॉमिसिंग है, लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये कंपनी ए मान लो कोई जो है बॉन्ड इशू करती है, राइट, या कोई और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो ये जो डेट फंड्स हैं ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, राइट, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद आ जाता है फंड्स ऑफ फंड्स।
फंड्स ऑफ फंड्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफरेंट है। फंड ऑफ फंड जो होता है ये किसी दूसरे AIF में पैसा लगाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत सारे एक पोर्टफोलियो है मल्टीपल जो है ना AIFs का, जैसे अभी हमने देखा वेंचर कैपिटल फंड, हमने देखा एंजल फंड देख लिया, सोशल वेंचर फंड देख लिया। मान लो एक पोर्टफोलियो है जिसमें सोशल वेंचर फंड्स भी हैं, जिसमें वेंचर कैपिटल फंड्स भी हैं, जिसमें डेट फंड्स भी हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी हैं, तो ये पूरा पोर्टफोलियो है। तो एक फंड्स ऑफ फंड्स जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो फंड्स ऑफ फंड्स बेसिकली दूसरे AIFs में या दूसरे पोर्टफोलियो ऑफ AIFs में इन्वेस्ट करता है, राइट। ये डायरेक्टली बॉन्ड्स को या स्टॉक्स को नहीं खरीदता है, इंस्टेड ये दूसरे इन्वेस्टमेंट फंड्स के पोर्टफोलियो में पैसे को इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी 3 AIFs। ये जो AIFs हैं यहाँ पर ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, लेवरेजिंग हो गया, हेजिंग हो गया। लेवरेजिंग या मार्जिन ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए जिनको नहीं पता है, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक इन्वेस्टर जो है फंड्स बोरो करता है ताकि वो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके। मान लो भाई बहुत ही लेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 100 रुपए अपने सारे इन्वेस्ट कर दिए, मेरे पास 100 रुपए की ही कैपिटल बची हुई है, लेकिन मुझे 100 रुपए का एक और स्टॉक नजर आता है जो मुझे लगता है कि अच्छा कर सकता है, पर मेरे पास 100 रुपए नहीं है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी कि वो 100 रुपए बोरो कर लूंगी और उस बोरोड फंड से मैं पैसा लगा दूंगी। सो दिस इज बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेजिंग आप इसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, ये तो मैं बहुत ही माइनर नंबर पे बात कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं इसमें। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है कैटेगरी 3 AIFs में, यानी कि इस तरीके के जो फंड्स होते हैं वो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को एम्प्लॉय करके, यूज करके अप्रिसिएशन या कैपिटल जो है वो रेज करते हैं, राइट। यहाँ पर अगर बात करें तो 2 तरीके के फंड्स यहाँ पर बताए गए हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड और हेज फंड। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, यहाँ पर भी ये वाले फंड्स यही करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब किसी कंपनी का शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है, जब मार्केट प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा होता है, कंपनी के शेयर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, वैल्यू ड्रॉप हो जाती है, तो ऐसे में ये वाले जो फंड्स हैं ये इन कंपनीज के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इनको फायदा ये हो जाता है कि जब ये वैल्यू ड्रॉप हो रही होती है तो इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे वो इक्विटी जो है वो मिल जाती है। तो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में ये होती है जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के इक्विटीज को ये लोग खरीदते हैं। उसके बाद आता है हेज फंड। हेज फंड में क्योंकि फिर से आपका जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी, शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्रेज, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2% से भी ज़्यादा का जो है ना फीस यहाँ पर देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। अपने मैनेजर्स को 2% से भी ज़्यादा फी जो है वो इन्वेस्टर्स को देनी पड़ती है। ये एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे डेट मार्केट्स हो चाहे इक्विटी मार्केट्स हो। तो हेज फंड की अगर बात करें तो ये भी पैसे को पूल करते हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन से पूल करें चाहे कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, वहाँ से पैसे को उठा के जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में, इक्विटी या डेट मार्केट में डाला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फंड्स होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि AIFs के कितने टाइप होते हैं और इसे कैसे रेगुलेट किया जाता है, क्या होते हैं AIFs। अब बात कर लेते हैं कि AIFs में एक्चुअली इन्वेस्ट कौन कर सकता है। सबसे पहले बात की जाए तो इंडियन रेजिडेंट्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, NRIs कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया है कि चाहे इंडियन इन्वेस्टर्स हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, उन सबका पैसा पूल करके फंड्स में लगाया जाता है। तो फॉरेन नेशनल्स भी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जॉइंट इन्वेस्टर्स भी AIFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई कपल है तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, पेरेंट्स कर सकते हैं, या इन्वेस्टर्स के चिल्ड्रन भी जो है इसमें जॉइंट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टर्स के लिए, दैट इज 1 करोड़ रुपीज़। इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट AIFs में होता है 1 करोड़ रुपीज़। इसे सेबी ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज या फंड मैनेजर्स के लिए ये फी कम है 25 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अगर इसे देखते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ जो है होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे AIFs जो है मिनिमम लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। ये 3 साल का भी हो सकता है, 3 से 7 साल के रेंज के बीच का जो है लॉक इन पीरियड इन फंड्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हर स्कीम में, हमने जो अलग अलग स्कीम्स अभी डिस्कस किया, अलग अलग फंड्स जो देखे, तो जो मैक्सिमम नंबर है हर स्कीम में इन्वेस्टर्स का वो 1000 है, यानी कि 1000 की लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एंजल फंड जो हमने देखा था उसके केस में ये जो कैप है वो 49 है, यानी कि 49 इन्वेस्टर्स और 1000 रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो AIFs जो है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन है जिनके
जिनके पास सब्सटैंशियल कैपिटल है और जिनकी थोड़ी एपेटाइट जो है ना वो हाई रिस्क वाली है। साथ ही में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो बैंक्स हो गए आपके, या पेंशन फंड्स हो गए, या इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लॉक इन पीरियड भी आता है इसमें, तो ये जनरल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी कम सूटेबल रहता है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, राइट। और आप इसमें तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप सेबी का जो नेटवर्थ क्राइटेरिया है उसको जो है ना मैप करते हैं, विच इज़ मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर इन्वेस्टर्स। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है, जिनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है। जनरल इन्वेस्टर्स के लिए कम सूटेबल हो जाता है क्योंकि मिनिमम अमाउंट ही इसका इतना बड़ा है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और फिर इसके लिमिटेशंस भी देखेंगे। सबसे पहला हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है भाई। ऑब्वियसली अगर आप AIFs को बाकी फंड्स से जो है ना म्यूचुअल फंड से या FD से कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं। AIF स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे सिग्निफिकेंट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी साथ में देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो कम वॉलेटाइल होते हैं। अगर बात करें तो ये थोड़ा स्टेबल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस जो है अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में पैसे को नहीं लगाया जा रहा है, ट्रेडिशनल इक्विटीज़ में पैसे को नहीं लगाया जा रहा है। जैसे अभी हमने पाइप जो है ना क्लास 3 कैटेगरी 3 AIF देखा, उसमें भी पैसा तब लगता है जब ड्रॉप आता है किसी इक्विटी में। तो मार्केट अगर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो भी वॉलेटिलिटी जो है इन फंड्स में कम देखने को मिलेगी। डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, ऑफ कोर्स इतने सारे एसेट क्लास हैं, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एंजल फंड्स, इतने अलग अलग तरीके के फंड्स हैं जो कि हमारे रेगुलर मार्केट से हट के हैं, अलग हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है लोगों को, अच्छी एसेट क्लास मिल जाती है, रियल एस्टेट है, प्राइवेट इक्विटी है। तो ये जो स्प्रेड है ये ओवरऑल रिस्क को थोड़ा सा कम कर देता है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप एक्सपेंस रेशियो देते हैं अपने मैनेजर्स को, लाइकवाइज यहाँ पर भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जो कि इसको मैनेज करते हैं, इफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो उनके एक्सपर्टीज़ के साथ साथ जो है ना आपके फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे होते रहते हैं, वो आपके लिए इस पूरे फंड को मैनेज करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से या क्या करना है, सारा काम आपका मैनेजर्स आपके लिए करके देंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स नज़र आते हैं AIFs में। लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो लिमिटेशन सबसे पहला तो इसमें यह है कि हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर आम इन्वेस्टर्स हैं तो 1 करोड़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है उनके लिए। जनरल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर सेट है, तो ये एक लिमिटेशन बन जाता है जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और तो बेसिकली ये आपका हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा जो है बेटर सूटेबल है या ज़्यादा डिज़ाइंड है। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा है। उसके बाद लिक्विडिटी इसमें लिमिटेड हो जाती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अगर आप लॉन्ग टर्म जो है ना पैसा रख रहे हैं तो ठीक है, वो आपके गोल्स के हिसाब से है, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से है, लेकिन लिक्विडिटी आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में कि ठीक है आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा बट आप निकाल सकते हो। यहाँ पर जो है मैक्सिमम AIFs में लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 से 7 साल के बीच रहता है, जिससे जो है आप अपने फंड्स को जो है बहुत बेटर तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, यानी लिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिलेगी अपने फंड्स के लिए। उसके बाद हायर फीस एंड चार्जेस। ऑफ कोर्स फीस यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे हेज फंड्स हमने देखे जो 2% से ज़्यादा चार्ज करते हैं, 2% तो है, प्लस इसके साथ साथ कई फंड्स में 20% आपको अपने प्रॉफिट का भी शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर फीस और चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं अंदर जो कि आपको शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस फीस और हायर मैनेजमेंट फीस इसमें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज भी रिस्क को अपने साथ लेकर आती हैं, राइट। लेवरेजिंग का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का जो है ना इसमें इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में ये जो हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज होती हैं ये आगे चल के सिग्निफिकेंट लॉसेस भी दे सकती हैं इन्वेस्टर्स को, तो रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है, जिनकी हाई नेटवर्थ है, और ऑफ कोर्स मिनिमम तो 1 करोड़ रुपीस आपके पास होने ही चाहिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस समझना पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क एपेटाइट जो है ना लोगों की है तभी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम ही इसमें 1 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट इन इटसेल्फ।
और साथ ही में इन्वेस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, राइट, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप इतना पैसा जो है लगा सकते हैं, रिस्क इस पर उठा सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो AIFs कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन स्टिल ये एक अट्रैक्टिव एवेन्यू बनता जा रहा है, एक अट्रैक्टिव एसेट क्लास बनता जा रहा है ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से हट के कुछ करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल ऑप्शन से हटकर कहीं दूसरे नॉन ट्रेडिशनल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाउएवर अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, अपनी खुद की रिसर्च पहले सॉलिड करें। आपको ये पता होना चाहिए कि AIFs क्या होते हैं, आप कहाँ अपना पैसा लगा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि AIF क्या होता है, ये रेगुलर म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होता है, एक बेसिक गाइड मिला होगा आपको। इसके अलावा अगर आप और डिटेल में इसमें से कुछ भी समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.